भारत की आज़ादी की जंग को हर किसी के लड़ने का अपना अपना अंदाज था, हर किसी का अपना अपना हथियार था। ऐसा ही एक कलम का सिपाही बंगाल में था, जिसे दुनिया ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से पहचाना है, जो परिचय का मोहताज नहीं। ये साल था 1922 का, जब इस महान लेखक ने पथेर दावी उपन्यास को धारावाहिक के रूप में कलकत्ता से निकलने वाली बंगोबानी पत्रिका में लिखना शुरू किया और 31 अगस्त 1926 को यह उपन्यास प्रकाशित भी हो गया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इस उपन्यास को जब्त कर दिया। कारण, देश प्रेम और इनकलाब की चिंगारियों में लिपटा हुआ था यह उपन्यास। लोगों ने इस उपन्यास को बहुत पसंद किया, क्योंकि इसके किरदार सव्यसाची ने हर देश प्रेमी के दिलो दिमाग को झिझोड़ कर रख दिया। इस उपन्यास ने दो आदर्शों की खुलकर बहुत ही खूबसूरती से चर्चा की, एक संत्रासवाद और दूसरा नरमपंथी आदर्श। सव्यसाची देश प्रेम, इनकलाब, निष्ठा और सिद्धांतों पर जीने वाला एक ऐसा नेता था, जिसने आज़ादी की इस जंग को एक नई राह दी। ऐसे ही बड़े उपन्यास को इतने कम समय में दिखाना, यूं कह लें, समुंदर को एक कलश में बंद करने जैसा है। हमने एक नाकाम कोशिश की है। अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मैं हीरा सिंह। सुमित्रा देवी आपको इसी वक्त बुलाया है। इस वक्त? इतनी रात गए? क्या बात है? वहां जाकर सब कुछ मालूम हो जाएगा दीदी। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। वक्त नहीं है दीदी।
बाहर गाड़ी खड़ी है। पर गाड़ी की क्या जरूरत थी? सुमित्रा दीदी का घर तो पास ही है। अब चलिए तो सही, गाड़ी से हम लोग जल्दी से ठिकाने में पहुंच जाएंगे। आओ भारती, पद के दावेदार कमेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये लोग तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो सुमित्रा। भारती, तुम्हें पता है कि हमारे इस पद के दावेदार समिति एक गुप्त समिति है। हम सब लोग भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं और तुम खुद उसके एक खास सदस्य हो। तुम्हें ये भी पता है कि जो लोग इस समिति से जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी जान देकर भी, अपने प्राणों की आहुति देकर भी इसकी कार्यवाहियों को गुप्त ही रखते हैं। अपूर्व बाबू तो तुम्हारे बड़े घनिष्ठ मित्र है और इस समिति में तुम ही उन्हें लेकर आई थी। तुम जानते हो कल रात उन्होंने क्या किया? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। वो गद्दार है और तुम भी। चुप रहो ब्रजेंद्र। तारादास आप बोलिए। मैडम, मैं तारादास तलवारकर अपूर्व बाबू के तहत बर्न एंड कंपनी में नौकरी करता था। वे जब पहली बार नौकरी की तलाश में शहर में आए थे तब से ही मेरी उनसे जान पहचान है। आप लोगों की समिति में वे ही मुझे पहली बार लेकर आए थे। पद के दावेदारों के साथ जुड़ के वे बहुत जज्बाती हो गए थे। इतने जज्बाती कि हर समय सपना देखा करते थे। जेल जाने का सपना, फांसी का हुक्म होने का सपना।
यहाँ वहाँ जाने अनजाने लोगों के साथ बैठकर आलोचना किया करते थे। ये भी नहीं सोचते थे कि अंग्रेजों के जासूस इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो बाज नहीं आए। जो होना था वही हुआ। कल ऑफिस में पुलिस के कुछ लोग आकर उनसे जिरह करने लगे। उनके सवालों को सुनकर वे बहुत घबरा गए और सब कुछ, यहाँ तक कि हम सबका नाम, इस दल की एक एक बात, एक एक कार्रवाई के बारे में बता दिया। हम लोगों के डॉक्टर ही दरअसल सब्यसाची हैं। यह बात भी उन्होंने पुलिस वालों को बता दिया है। तो आपने जानबूझकर एक गद्दार को इस दल का सदस्य बनाया? ब्रजेंद्र, मैं नहीं जानती थी। भारती, जो होना था सो हो चुका। अब इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। हम सब आज रात से ही छुपने की तैयारियां कर ले। तुम भी। पुलिस किसी भी समय हमें घेर सकती है। लेकिन सबसे पहले हमारे दल ने अपूर्व बाबू के लिए जो फैसला किया है, तुम्हारे लिए उसका जानना बहुत जरूरी है। हमारे सभा ने अपूर्व बाबू को मौत की सजा दी है और ये सजा आज रात ही दी जाएगी। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हारी खामोशी से लगता है कि शायद तुम कुछ नहीं कहना चाहती। तो ठीक है, अपूर्व को बुलाकर उसकी सजा के बारे में बता दिया जाए। हीरा सिंह, कैदी को यहां लेकर आओ। कैदी को उसकी सजा का फैसला सुनाने से पहले मैं एक बार फिर तुम सभी की राय जानना चाहती। ब्रजेंद्र, डेथ। तारादास, डेथ। कृष्णा यार, डेथ। अपूर्व बाबू, पथ के दावेदारों की इस विचार सभा ने आपके द्वारा होने वाले अपराध की सजा के रूप में। सुमित्रा, इस दल का लीडर होने के नाते मैं इस सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। जरूर डॉक्टर। देखो, जो होना था सो हो गया। उस बीते हुए पल को हम लोग वापस तो नहीं ला सकते और ना ही अपूर्व को सजा देने से हमारे आज के हालात हम बदल सकते हैं। इसलिए मैं तुम सबसे कहूंगा कि एक बार गौर कर लो और अपूर्व को माफ कर दो। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? सो फनी। लेकिन ऐसा करना क्या मुमकिन है? तुम लोगों ने एक बात पर शायद गौर नहीं किया है। हमारे दल की एक खास सदस्य होने के बावजूद भी भारती ने ना कोई विचार प्रकट किया है और ना ही वो तुम लोगों के इस विचार से सहमत है। उसे इस बात का हक हासिल नहीं, क्योंकि वो हमारी विचार कमेटी का सदस्य नहीं है। लेकिन वो हक मुझे है और तुम सबों से कुछ ज्यादा ही है। अगर ये पहले ही पता होता
इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत तो बहरहाल थी, क्योंकि अपूर्व को यहां कैदी बनाकर लाना भी जरूरी था। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसको इतनी बड़ी और भयानक सजा दी जाए। तो आप ही बताइए कि एक ऐसे विश्वासघातक की और क्या सजा होनी चाहिए जिसने ना केवल अपने दल की बल्कि आपका भी वजूद और विश्वास को बिखरने पर मजबूर कर दिया। अपूर्व कोई गलत इंसान नहीं है, वो भी हमारी तरह अपने देश को प्यार करता है। हाँ, दुर्भाग्य से वो थोड़ा कमजोर है, बुजदिल है, और मैं इस कमजोर इंसान की जिम्मेदारी भारती पर डालना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारती इस कमजोर इंसान के अंदर छुपे हौसलेमंद और मजबूत इंसान को जगाए, और मैं जानता हूं कि भारती ये कर सकती है। लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं डॉक्टर, और मैं आपको बता दूं कि हमारी ये विचार सभा आपकी राय मानने पर मजबूर नहीं है। आखिर आप होते कौन हैं? मैं सव्यसाची हूं। हीरा सिंह, अपूर्व के बंधन खोल दो। चलो भारती, मैं तुम लोगों को थोड़ी दूर छोड़ आता हूं। डरो मत अपूर्व, मैंने तुम्हें अभय दान दिया है, और लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिसे अभय दान देता हूं उसे कोई छू भी नहीं सकता। चलो। उठो भारती, तुम अपूर्व को लेकर उसके घर चली जाओ और आज रात को वहीं ठहर जाना, क्योंकि हो सकता है पुलिस कल सुबह ही तुम्हारे घर पर हमला करे। मैं आज रात ही हमारे दल और दल के कार्रवाइयों से जुड़े हुए जितने भी कागजात वगैरह हैं सब वहां से हटाने का बंदोबस्त करता हूं, ताकि पुलिस जब वहां जाए उन्हें कुछ भी ना मिले। और हाँ, कल सुबह 10 बजे से पहले अपने घर मत जाना। जाओ, उठो। भैया, तुम नहीं चलोगे? नहीं भारती, मुझे अभी इनसे कुछ हिसाब करना बाकी है। तुम लोग जाओ। घबराओ नहीं, कोचवान हमारे ही दल का सदस्य है, वो तुम लोगों को सही सलामत पहुंचा देगा। जाओ जाओ अपूर्व। फिर क्या हुआ? खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनका सारा शरीर जैसे कांप रहा था। दोनों हाथों को उठाकर बोले, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भी देखा, उनके दोनों हाथों पे काले काले निशान उभर आए थे। हाँ, ब्रजेंद्र ने उसकी हाथों को काफी जोरों से बांधा था। तकलीफ के कारण सो नहीं पा रहे थे। मैंने सोचा जरा सर सहला दूं। अचानक वो रो पड़े, बोले माँ ने यहाँ आने से मना किया था। माँ मतलब अपूर्व की माँ? क्या करने को मना किया था? उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो विदेश आकर नौकरी करे। बोले माँ की बात नहीं मानी थी, इसलिए ये सब झेलना पड़ रहा है। ऐसी अच्छी नौकरी हाथ से चली गई। लोग तो यही कहेंगे कि बंगाली लोग अच्छी नौकरी मिल भी जाए तो संभाल नहीं पाते। उस पर ये हाथ के दाग। लोग देखकर सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगा?
मुझे दुख तो खुद पर है कि मैं अब तक एक ऐसी नीच और स्वार्थी इंसान से प्यार करती रही जो अपने स्वार्थ, अपनी आज़ादी को, अपने देश, अपने मातृभूमि की आज़ादी से भी बड़ा मानता है। भैया, ऐसे इंसान की जिंदगी बचाने की क्या जरूरत थी? मैंने किसी की जिंदगी नहीं बचाई। अगर मैंने कुछ बचाया है तो वो है भगवान की देन, जो तुम लोगों के दिलों में पल रहा है। रात सब खत्म हो गया। अपूर्व क्या कलकत्ता वापस जा रहा है? कोई उसके साथ जा रहा है? तिवारी, उनका नौकर। तुम उसे विदा करने नहीं जाओगी? अच्छा तो ये है कि अब जीवन के किसी भी मोड़ पर हम दोनों एक दूसरे की सूरत ना देखें। सुनो भारती, अपूर्व केवल अपनी माँ का ही बेटा था। नौकरी की तलाश में जब वो यहाँ आया, उसे तुम मिली और तुम में उसे अपनी माँ की ममता मिली। वो तुम्हारे साथ इस तरह जुड़ गया था कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी हो जाती। अब वो भी चाहता था कि औरों की तरह वो भी नौकरी करेगा, आराम की जिंदगी बिताएगा। यही उसकी आशा थी, उसकी जिंदगी की मंजिल थी। लेकिन वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, इसलिए अपनी देश की पराधीनता की शर्म को वो महसूस करता है। और इसलिए जब तुमने उसे अपने दल के बारे में बताया तो वो बिना झिझक के हमारे दल का एक सदस्य बन गया, क्योंकि वो यकीन करता है कि तुम्हारे कहने पर अगर वो चले तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि तुम उसे मौत के मुंह में धकेल दोगे। तुम उसकी वकालत मत करो। कल रात मैंने उसका जो रूप देखा, उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई श्रद्धा नहीं रही। तुमने उसे नहीं देखा भारती, मैंने देखा है। कल रात जब उसे रस्सी से बांधा गया तो वो हैरान सा रह गया, और जब उसे पूछा गया कि क्या उसने पुलिस को हम लोगों के बारे में बता दिया है तो उसने सर हिला के हाँ कहा। और जब ब्रजेंद्र ने उसे मौत की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पे कैसे वीरानी सी छा गई। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी, और तभी मैंने हीरा सिंह को भेजा तुम्हें बुलाने के लिए। तुमने बुलवा भेजा था? लेकिन तुम तो क्रांतिकारी हो, सभी तुमसे डरते हैं और तुम्हारी मौत चाहते हैं। हाँ, अंग्रेज लोग तो ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। तो क्या तुम्हें ये खून खराबा अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिना वजह किसी का खून नहीं बहाता। मैं कोई खूनी दरिंदा थोड़ी हूं। मैं तो एक क्रांतिकारी देश प्रेमी हूं। तुम मुझसे डरती हो क्या? नहीं, अब और नहीं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। हमारे कवि को तुम जानती हो? वही जो बेहाला बजाते हैं। हाँ, वही। कभी उनकी बजाई हुई धुन तुमने सुनी है? छी, बड़े गंदे हैं। सारा दिन शराब पी के धूत पड़े रहते हैं। हम लोग क्या उन्हीं के घर जा रहे हैं? हाँ, नदी के पार जंगलों के बीच उनका घर है। लेकिन क्यों? घर में हम लोग क्या बुरे थे जो तुमने आदमी भेजकर मुझे बुलवा भेजा? अपूर्व ने एक एहसान किया है मुझ पर।
कम से कम कुछ दिनों के लिए तो घर के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। पुलिस क्या अभी भी हम लोगों को तलाश कर रही है? जाहिर है कर रही होगी। उन लोगों ने सव्यसाची की बू पा ली है। अब वो सोच रहे हैं कि चंद दिनों की बात है कि वो लोग मुझे पकड़ भी लेंगे। लेकिन परेशानी की बात क्या है मालूम? उन लोगों ने अब तक सव्यसाची की शक्ल ही नहीं देखी। क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रही हो। मेरा दिल क्या कहता है मालूम? मेरा दिल कहता है कि अपूर्व जरूर वापस आ जाएगा। तुम देख लेना। फायदा भी क्या होगा? मैं क्रिश्चियन हूँ और वो हिंदू। और वैसे भी जो दरार पड़ चुकी है वो तो मिट नहीं सकती। मैंने तो इस विषय में सोचना ही छोड़ दिया। क्या होगा सोचकर? कोई भी तो ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। अब तो मेरे अपने बेगाने सब तुम ही हो। अब तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। अरे पगली, ये सब काम इतना आसान नहीं। क्यों नहीं? आखिर कमेटी के सारे काम तो मैं ही करती आई हूँ। वो तो ठीक है, पर मेरा काम कुछ अलग ही है। पद के दावेदारों की कमेटी तो बस ऊपर से एक दिखावा है। तो फिर बताओ तुम्हारा असली काम क्या है? सुनोगी तो डर जाओगी। नहीं डरूंगी। आखिर मैं भी तो सुनूं कि वो भयानक काम क्या है जिसके कारण कभी तुम अचानक कहीं गायब हो जाते हो और फिर अचानक चले भी आते हो। तुम्हें आज इस रात से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। क्या तुम जानती हो भारती कि सारी दुनिया में एक महायुद्ध शुरू हो गई है? जानती हूँ, अखबारों में पढ़ी थी। तो सुनो, इस युद्ध ने हम लोगों को एक सुनहरा मौका दिया है। अगर हम लोगों ने जो सपने देखे थे वो सच हुए तो जिस दिन ये जंग खत्म होगी उस दिन अंग्रेजी कुत्ते हमारे देश से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी अपना देश आजाद हो जाएगा? देखो भारती, सारी बात बताना तो मुश्किल है, लेकिन जिस दिन तुम सुनोगी कि भारतीय फौज जो कि विदेशी राजाओं का सिंहासन बचाने के लिए हमारे पर गोलियां बरसाती आई, वही फौज अब हमारे साथ खड़ी है और उन बंदूकों की रुख अब हमारी तरफ नहीं बल्कि विदेशी राजाओं का सिंहासन की तरफ है, उस दिन तुम जहां भी रहो मुझे याद कर लेना। अगर सारा देश खून के सैलाब में बह गया तो समझ लेना कि समाज में जमी हुई सारे पाप धुल गए। अगर हजारों हजार लोग बेगुनाह मारे गए तो समझ लेना कि आने वाली नस्लों ने कुर्बानी का अर्थ समझ लिया। लेकिन मंजिल तक पहुंचने का क्या कोई और रास्ता नहीं? देखो भारती, खुद को बहलाने के तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर सत्य तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। डॉक्टर,
शशि, मैं जानता हूं कि मेरी मौजूदगी को तुम बहरहाल महसूस कर लेते हो। कैसे करते हो? क्योंकि तुम हमारे नेता हो। लेकिन तुम्हारे साथ और कौन है? भारती। ये तुम्हें कहां मिली डॉक्टर? मेरे घर में भारती विश्वास ही नहीं हो रहा है। पनाह लेने आई है। भारती किसी मुसीबत में है क्या? ओ हाँ, याद आया, सुमित्रा कुछ बता रही थी। सुमित्रा से तुम्हारी मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, वो भी तो एक रात छुपकर यहाँ आई थी। तुम्हें पता है सुमित्रा इस वक्त कहाँ है? ये तो पता नहीं, पर वो कह रही थी कि अपूर्व बाबू की वजह से सारा दल बिखर गया और दल के सारे सदस्य इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आपने अपूर्व बाबू को गलत तरीके से माफ कर दिया। ब्रजेंद्र के बारे में उसने कुछ बताया? नहीं, लेकिन आपके बारे में पूछ रही थी। शशि, मैं परसों जा रहा हूं। इस बार किस तरफ जाएंगे? चीन की तरफ से पैदल सफर करता हुआ पैसिफिक के सारे आइलैंड्स के दौरे करने का इरादा है। हो सकता है जापान होकर अमेरिका चला जाऊं, लेकिन कब लौटूंगा ये कुछ बता नहीं सकता। तुम चले जाओगे? हाँ भारती, वक्त बहुत कम है और ऐसा मौका शायद फिर न मिले। दिन तय हो चुका है और वहां सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कैसा दिन? शशि, अगर सुमित्रा या अय्यर से तुम्हारी मुलाकात हो तो उनसे कह देना कि नया दिन तय हुआ है फरवरी की 19 तारीख का। वे लोग तैयार रहें। और हाँ, जब तक मैं अपने दौरे से वापस नहीं आ जाता तब तक भारती तुम्हारे यहां रहेगी। इन बातों की क्या जरूरत है? तुम जा रहे हो, सो जाओ। मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल रखूंगी। हो सकता है कि मैं दोबारा लौट कर ना आ सकूं। अगर मैं अपने देश को गुलामी से आजाद कर सका तो स्वाधीन भारत में हमारी फिर से मुलाकात होगी, वरना समझ लेना यही हमारी आखिरी मुलाकात है। अपूर्व जब तक नहीं आ जाता तब तक शशि तुम्हारी देखभाल करेगा और मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे अपूर्व बाबू तो आ चुके हैं। आज सुबह ही उनसे मेरी मुलाकात हुई है। अपूर्व आ गया है? हाँ, कह रहे थे किसी डॉक्टर की तलाश में है। शायद कोई आ रहा है। रोशनी बुझा दो। जाने से पहले आप उन्हें खुद ही नई तारीख बता सकते हैं डॉक्टर। लगता है ये लोग आप ही के आदमी हैं डॉक्टर। मैं जानता था कि ये लोग आएंगे। शशि, तुम मुझे एक माचिस देना। भारती, तुम मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ। शशि, तुम भी।
शशि, शशि, डॉक्टर। लगता है गलत खबर मिली है, वो लोग यहाँ नहीं हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शशि, शशि, वो कहीं नशे में धूत पड़ा होगा। चलो। ठहरो। मेरी बंदूक की नली तुम्हारी तरफ है ब्रजेंद्र। तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। बैठ जाओ। ये क्या माजरा है? ये पिस्तौल क्यों? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें ब्रजेंद्र ही बेहतर दे सकता है। क्यों ब्रजेंद्र, क्या मैं गलत कह रहा हूं? पिछले साल सिंगापुर की बंदरगाह में तुमने एक बार कोशिश की थी और कल शाम तुमने दोबारा एक बार कोशिश की। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते ब्रजेंद्र। ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों अय्यर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस दिन विचार सभा में तुम लोग ये विचार नहीं कर पाए कि तुम लोगों के बीच असली गद्दार कौन है। पद की दावेदारों की कमेटी की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुम्हें ये सब करने की इजाजत नहीं दे सकती। सुमत्रा द्वीप की कन्या, तुम भी। घबरा गई? घबराओ मत, मैं इसे अभी नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक घटना की याद दिला देना चाहता हूं जो तुम लोग शायद भूल चुके हो। सिंगापुर में पिछले साल दल के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया था। अय्यर, तुम्हें याद है? तुम भी तो सभा में मौजूद थे। कैसा प्रस्ताव? मैं नहीं जानती। दल के हित में किए गए मेरे किसी भी फैसले को तुम लोग ना तो इनकार करोगे और ना ही उसे चैलेंज करने की कोशिश करोगे। यही फैसला किया गया था ना? लेकिन तुम लोगों का आज यहां आना इस बात को साबित कर देता है कि तुम लोगों ने वही किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आपकी राय या किसी फैसले पर हम बात भी नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग मॉडरेट नहीं। और ये सभी जानते हैं कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। 1912 में बड़े लॉर्ड हार्डिंज पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो मेरी ही राय का नतीजा था। 1914 में जर्मनी से जो जहाज भिजवाया था वो भी मेरी ही राय का नतीजा था। इस बात से यही साबित होता है कि मेरे फैसले हमेशा सही रहे, सिवाय उस बदकिस्मती वाली दुर्घटना का जिसमें हमने प्रफुल्ल और जतिन जैसे बहादुर दोस्तों को खो दिया। 19 फरवरी के लिए मैंने जो कदम उठाने का फैसला किया है, मुझे पूरा यकीन है उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। आजाद भारत मेरा ख्वाब है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ना तो मैं किसी कुर्बानी से मुंह मोड़ूंगा और ना ही किसी रुकावट को बर्दाश्त करूंगा। चलो भारती। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं ब्रजेंद्र,
अगर तुम्हें मेरी राय या फैसले से मतभेद है तो तुम खुद को अलग कर सकते हो, अपना अलग गिरोह बना सकते हो, और कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, सुमित्रा तुम्हारा साथ जरूर देगी। लेकिन याद रहे, अगर तुमने विश्वासघात की तो मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। हो सकता है तुम बहादुर हो, तुम्हें मौत की परवाह नहीं, लेकिन जो मौत तुम्हें मेरे हाथों से मिलेगी वो बहुत ही भयानक होगी। भैया, बोलो। मुझे घर पहुंचा दो। हीरा सिंह को आने दो, उसके बाद। हीरा सिंह को यहाँ हमारी मौजूदगी का पता है? हाँ, पता है। उसे मैंने भेजा है ये पता लगाने के लिए कि पुलिस तुम्हारे घर पर नजर रख रही है या नहीं। तुम्हारा सब कुछ इतना साफ सुथरा, इतना बुलंद कैसे है? भैया, ब्रजेंद्र बाबू को क्या तुम सचमुच मार देते? हाँ, मैं मार डालता। अब नहीं तो शायद मैं वापस आकर करूं। लेकिन किसी इंसान को मारना तो बहुत बड़ा पाप है। तुम ठीक कहती हो भारती, लेकिन क्रांति के लिए, देश की आजादी के लिए किसी को मारना मैं पाप नहीं समझता। अगर अपूर्व बाबू की रिहाई के लिए किए गए फैसले को ब्रजेंद्र बाबू बर्दाश्त नहीं कर सके, इसका मतलब ये तो नहीं कि बदले में तुम उनकी जान ही ले लो। देखो भारती, ब्रजेंद्र असल में मेरे नेतृत्व से खुश नहीं है, और अपूर्व के खिलाफ उसका गुस्सा इसी नाराजगी का कारण है। क्या सुमित्रा दीदी ये बात नहीं जानती? हाँ, जानती है। पर वो रुकावट क्यों डाल रही थी? क्या कारण हो सकता है? थोड़ा और गौर से सोचो तो समझ में आ जाएगा। पर मैं तो यही समझती आई थी कि वो तुमसे प्यार करती है, यही ना? हाँ। उन्हें तो तुमने ही तलाश किया था। पुलिस की हाथों से बचाने के लिए तुमने उन्हें बीवी तक का परिचय दिया। इतना ही नहीं, पद के दावेदारों की सभा का निर्माण करके उन्हें प्रेसिडेंट तक बना डाला। ये सब गलत है भारती। तुम लोग क्यों ऐसा उल्टा सीधा सोचते हो? हम लोगों ने जो सोचा वो गलत नहीं है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आज तुम्हारे होते हुए भी दीदी को ब्रजेंद्र बाबू की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये नुकसान सिर्फ मेरी वजह से हुआ है? नुकसान? कैसा नुकसान? मुझे तो नहीं लगता कोई नुकसान हुआ है। कैसे नहीं हुआ? आज उनको माफ करने की वजह से ही तो सभी ने तुम्हारी नेतृत्व मानने से इनकार कर दिया। दल के लोग बिखर गए। क्या ये नुकसान नहीं? देश की आजादी, नई तारीख, फौजी विद्रोह, अगर तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो? पूरे नहीं हुए तो फिर एक नई तारीख के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पर तुमने ऐसा क्यों किया? हम जैसे दो साधारण इंसानों के प्रेम को बचाने के लिए तुमने अपने मिशन तक की बलि चढ़ा दी। इसका जवाब मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूं भारती। वो जज्बाती जवाब था, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हमारा प्यार देश की आजादी से भी ज्यादा कीमती है?
बोलो। तुम नहीं समझोगी। दीदी, वो फिर आया है। कल से कितनी बार आ चुका है। एक बार मिल तो लो। ब्राह्मण का बेटा है, कितनी बार ना कहूं। उन्हें जाने के लिए कह दो, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हारा तो बस एक ही जवाब है। अरे कम से कम सुन तो लो, बेचारा क्या कहना चाहता है। पहले तो अक्सर आता रहता था यहाँ। पता नहीं अचानक ये तुम दोनों के बीच क्या हो गया है। बस मैं तो तंग आ गई। हाय दया, अभी तक सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है? सारा दिन क्या कर रही थी? और क्या करूंगी, तुम तो गई नहीं, इसीलिए डॉक्टर बाबू ने मुझे ही भेजा। अब देखो, ऐसी मुसीबत में कोई तो ना नहीं कह सकता ना। और आखिर मर्द है और पराई जगह पर, और अकेला भी। तुम्हारे सिवा और किसी को पहचानता भी नहीं, इसलिए तो बार बार तुम्हारे पास ही आते रहते थे। बेचारी बहुत मुसीबत में गई। अरे तुमने अभी तक खिड़कियां बंद नहीं की? यहाँ की जमीन लिखी थी नसीब में, नहीं तो बंगाल से यहाँ कोई मरने आता है क्या? 2 दिन से धर्मशाला में पड़े रहे, ना कोई इलाज ना कोई दवा दारू, बस आखिरी सांस ले रही थी। कौन? किसकी बात कर रही है? अपूर्वा की माँ की। और किसकी? माँ? यहाँ इस शहर में? सारे शहर को मालूम है और तुम नहीं जानती? अपूर्व बाबू ने घर जाकर सुना कि उनकी माँ बेटा और बहू के साथ झगड़ा करके शहर चली आई। दूसरी गाड़ी से वो भी आ गए। बहुत तलाश करने के बाद जब वो उस धर्मशाला में पहुंचे तो उनकी माँ दर्द के मारे तड़प रही थी। काश तुम एक बार उसे मिल लेती, वो भी तुमसे बहुत मिलना चाहती थी। अब वो कहाँ है? मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं उसे साथ लेकर आई हूँ। नीच वाले कमरे में बैठा हुआ है। अब गुस्सा मत करो दीदी, आखिर वो ब्राह्मण है, माँ गुजर गई है, कहाँ जाएगा अब बेचारा अकेला? उन्हें ऊपर भेज दो।
भड़कते हुए शोलों ने मेरी माँ को अपनी आगोश में ले लिया। भारती, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि माँ आई हुई थी। बैठोगे नहीं? एक बात का वादा चाहती हूँ। कहो। बिना बताए घर नहीं लौट जाना। चाहती हूँ कुछ दिनों मेरे पास रहो। वैसे भी वापस जाने का अब कोई डेरा नहीं, माँ तो रही नहीं, अब किसके पास जाऊंगा। वैसे भी तय कर लिया कि माँ के श्राद्ध का मैं ही निपटा कर मैं संन्यास ले लूंगा। और भारती का क्या होगा? तुम अब तक गए नहीं? नहीं भारती, लेकिन आज जाऊंगा। एक जरूरी काम आ पड़ा है, उस वजह से मुझे रुकना पड़ा। लेकिन अब देख रहा हूं कि रुकने से कुछ फायदा ही हुआ है। माँ के आखिरी सफर के बंदोबस्त के लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। अपूर्व, मुझे तुम्हारे भगवान पर बहुत ज्यादा आस्था नहीं है। मेरे भगवान तो मेरे देश के लोग हैं और उन पर मुझे भरोसा है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम संन्यास लोगे तो आज से ही नरनारायण की सेवा में अपने आप को अर्पित कर दो। भारती दिल से तुम्हारा साथ देगी। मैं जानता हूं कि जो दुख तुम पर आ पड़े हैं उसकी वजह से तुम्हारा हौसला भी बढ़ चुका है। अब अपने देश के लिए उस हौसले का इस्तेमाल करो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। भैया, क्या तुम चले जाओगे? हाँ भारती, अब शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो। क्यों भैया, तुम वापस क्यों नहीं आओगे? तुम्हें मालूम है ब्रजेंद्र इस वक्त कहां है? अंदाजा लगा सकते हो? नहीं। ब्रिटिश पुलिस की हिरासत में। वो सुल्तानी गवाह बन गया है। क्या वो? ट्रेटर, ही इज अ ट्रेटर। उसने जानबूझकर गिरफ्तारी दी है, जानबूझकर। दल के बाकी लोगों का क्या हुआ? तारादास को गिरफ्तार कर लिया गया। अय्यर फरार है और सुमित्रा दल छोड़कर वापस चली गई। तो फिर तुम्हारी फौजी बगावत? ब्रजेंद्र ने प्लानिंग का सारा नक्शा अंग्रेजों के हवाले कर दिया है। इसका मतलब सब कुछ खत्म? हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र इनकलाब का ख्वाब अब अधूरा रह गया। ऐसा सुनहरा मौका जो हमने गंवा दिया शायद फिर न मिल सके। मुझे नए सिरे से सोचना पड़ेगा।
इसलिए मेरा यहाँ ठहरना अब ठीक नहीं। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? आज रात जापान की तरफ रवाना होने का इरादा है। और पद के दावेदार, उनका सपना, उनकी कमेटी? अगर तुम लोग चाहो तो रह सकती है। मैंने पद के दावेदारों की जो कमेटी बनाई थी उसका उद्देश्य था न केवल इंसान अपने अधिकारों को जाने पहचाने, बल्कि समाज के ठेकेदारों के सामने अपने अधिकारों का दावा कर सके। और हमारे देश में ऐसी कमेटी की सख्त जरूरत है। भारती, शशि को मैंने तुम्हारे देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन लगता है कि उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। बस दुआ है कि तुम सुखी रहो। और तुम्हारा क्या होगा? आखिर इस आंधी और बरसात में इतनी रात गए, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक ऐसे देश में जा रहा हूं भारती, जहां के लोगों ने अंग्रेजों को पहचानने में रत्ती भर भूल नहीं की। और यही लोग मेरे लिए एक मिसाल हैं, मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक केवल वही बन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। शायद नहीं। हो सकता है कि ये रास्ता और भी खतरनाक और हिंसा का रास्ता हो। यही तो मैं करना चाहता हूं भारती। मैंने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और अपने देश में होने वाले अंग्रेज साम्राज्यवादियों का जुल्म तो अपनी आंखों से देखा है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर उस हिंसा को खत्म करना है तो हमें उससे भी बड़ी हिंसा करनी होगी। हाथ जोड़ने से, विनती करने से, मन्नत मांगने से ये अंग्रेज लोग नहीं टलने वाले। मेरी प्रार्थना है कि तुम कामयाब हो। मैं अपने दिल और जान से भारत की आज़ादी चाहती हूँ। बस एक बात समझ में नहीं आती कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी इंसान आज़ादी के लिए हिंसा का पथ ही क्यों अपनाता है। सुनो भारती, शोषणकारियों के हिंसा के विरुद्ध शोषितों का जो संगठित हिंसा है, वो हिंसा पवित्र है। मैं उसी हिंसा का पुजारी हूं। मैं जानती हूँ कि आज तुम कितने अकेले हो और इस तन्हा हालत में अंग्रेजों की ताकत का मुकाबला करने चले हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगे? क्यों नहीं? तुम समझती हो मैं अकेला हूं? नहीं भारती, लाखों शोषित और पीड़ित भारतवासियों की उपस्थिति मेरे रगों में है। वो मेरी पुकार का इंतजार कर रहे हैं। कब सुनूंगी वो पुकार? बहुत जल्दी। भैया जरा रुकना तो। इसे ले जाओ, मुझे यकीन है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या है ये? तुम्हारी कल्पना, स्वाधीन भारत का परचम। भारती, तुमने ये बहुत बड़ा काम किया है। तुमने स्वाधीन भारत को उसकी पहली पहचान दी है। वंदे मातरम। भैया, डॉक्टर, भैया।